चैप्टर नंबर 2, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश। पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था लाभों का बंटवारा, यानी साझेदारों को लाभों का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, यानी उनको लाभ किस प्रकार दिए जाएंगे, किस अनुपात में दिए जाएंगे, कि क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी। अब है कि फर्म में यानी जो फर्म चालू है, जो व्यवसाय चालू है, उसमें यदि कोई नया साझेदार प्रवेश लेता है तो हम इसको कैसे करेंगे, यानी इसमें कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, कौन कौन सी समाधान करने हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है, यानी इसको एक तरह से अपन साझेदारी फर्म का पुनर्निर्माण कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। पुनर्गठन का तात्पर्य है कि उसको दोबारा बनाया जाए, यानी पहले से जो फर्म चल रही है उसको रिवेल किया जाए। तो कैसे करेंगे, तो इसमें यानी पुनर्गठन कब कब किया जाएगा, तो इसमें 4-5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब किया जाए, किन परिस्थितियों में किया जाए। पहला है नए साझेदार के प्रवेश पर, यानी किसी भी नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होगा तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा। नंबर 2 है वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। यानी जो साझेदार पहले से कार्य करते हैं उनके यदि लाभ हानि अनुपात में कोई परिवर्तन किया जाता है, जैसे मान लो पहले 5-3-2 में बांटते हैं, अब वो इस अनुपात को परिवर्तन करना चाहते हैं और 2:2:1 में बांटना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं अनुपातों में परिवर्तन, लाभ हानि अनुपातों में परिवर्तन। तीसरी परिस्थिति है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, अगर किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण है, कोई रिटायरमेंट ले रहा है, निवृत्ति ले रहा है, तो भी अपन को साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना ही पड़ेगा। नंबर 4 है किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, अगर कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है किसी साझेदार की, तो भी अपन को फर्म का पुनर्गठन करना पड़ेगा। नंबर 5 है किसी अन्य फर्म में विलय करने पर, यानी या तो कोई फर्म हमारे यहाँ विलय कर रही है या हम किसी फर्म में विलय कर रहे हैं, ये 5 परिस्थिति है, तब हमको फर्म का पुनर्गठन करना पड़ेगा। इसके बाद है अब इनमें क्या होगा, ये पहला चैप्टर अपना ये वाला। इसके बाद
यानी ये सेकंड चैप्टर में, ये थर्ड चैप्टर में होगा। तो ये आप सबसे पहले पढ़ेंगे पर नए सरकार के परिवेश पर। इसमें लिख लीजिए साझेदारी अधिनियम। साझेदारी अधिनियम अधिनियम 1932 की धारा 32A के अनुसार की धारा 31 के अनुसार जब कोई नया साझेदार सभी साझेदारों की सहमति से फर्म में निवेश लेता है, अर्थात भविष्य के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए फर्म में पूंजी लगाता है, तो उसे नए साझेदार का निवेश कहते हैं। यानी नए साझेदार के निवेश का मतलब होता है जब कोई साझेदार भविष्य के लाभों में अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए आता है, बांटने के लिए आता है, तो उसको बोलते हैं नए साझेदार का परिवेश। अब इसमें दो चीजें आती हैं नए साझेदार के परिवेश में। यह है नए साझेदार के फर्म में अधिकार, यानी वो किन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए फर्म में प्रवेश करता है, तो उसको दो अधिकार मिलते हैं। नंबर एक, फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा है फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। यानी उसके दो राइट, एक तो फर्म के भावी लाभों को प्राप्त करेगा और दूसरा संपत्तियों में अपना हिस्सा प्राप्त करेगा। अब इन दोनों के लिए अलग अलग चीज लेकर है। लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो लेकर आता है गुडविल। किसी भी साझेदार को फर्म में हिस्सा तभी मिलता है जब वो गुडविल की राशि लेकर के आएगा, और संपत्तियों में जो अधिकार मिलेगा उसके लिए वो लेकर आ रहा है कैपिटल।
पूंजी के रूप में। अब कई बार क्या होता है, कोई साझेदार पूंजी नहीं लगा सकता लेकिन लाभों में हिस्सा प्राप्त कर सकता है, तो वो साझेदार है। और अगर कोई साझेदार पूंजी लेकर आता है, संपत्ति में तो अधिकार होगा लेकिन लाभों में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता। और जब तक कोई साझेदार लाभों में हिस्सा प्राप्त नहीं करता तब तक वो साझेदारों की श्रेणी में नहीं आएगा। अर्थात लाभ प्राप्त करने के लिए ही साझेदार का प्रवेश होता है। संपत्तियों का अधिकार हो या नहीं हो ये अलग चीज है, लेकिन लाभ यदि कोई साझेदार प्राप्त नहीं करता तो वो साझेदार नहीं कहलाता। अब अगला पॉइंट है इसमें, ये तो अधिकार हो गए। अब वो जब फर्म में आता है तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन से समायोजन किए जाएंगे। ऊपर हेडिंग है नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म में किए जाने वाले समायोजन। यानी कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाएंगे। तो इसमें 6-7 पॉइंट है और ये 6-7 पॉइंट पढ़ने पूरे चैप्टर में अपन को। तो सबसे पहला जो पॉइंट ये है, नया लाभ हानि अनुपात। नए साझेदार के प्रवेश पर नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात किया जाएगा। वह त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात का मतलब है कि पुराने साझेदार जब त्याग करेंगे तभी नए साझेदार को हिस्सा प्राप्त होता है। नंबर 2 है ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखे। यानी गुडविल का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा और किस प्रकार उसके लेखे किए जाएंगे। नंबर 3 है संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। इसमें रिवैल्यूएशन। यानी पुरानी संपत्ति और पुराने दायित्वों को रिवैल किया जाएगा, नए मूल्यों पर निर्धारित किया जाएगा कि इनका वर्तमान मूल्य क्या है। पहले कोई संपत्ति कितने की थी, आज ये कितने की है, तो उसका अंतर ज्ञात किया जाएगा। नंबर 4 है संचय एवं अवितरित लाभों में हानियों का विभाजन। यानी जितने भी पुराने लाभ और हानियां हैं उन सबको पुराने साझेदारों में ही बांट दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्योंकि इन लाभ हानियों पर किसका अधिकार है, पुराने साझेदारों का, नए का इनसे कोई लेना देना नहीं है। नंबर 5 है पूंजी का समायोजन। एवं निर्धारण। नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण करना और पुराने साझेदार है उनकी पूंजी का समायोजन किया जाएगा कि वर्तमान
सूची रखी जाए, इसका निर्धारण करना। और छठा है नई फर्म का चिट्ठा, बैलेंस शीट, यानी नई बैलेंस शीट किस प्रकार बनेगी। ये 6 पॉइंट है और ये प्रत्येक पॉइंट का आपको एक एक दिन लगेगा। इसके लिए 1 दिन चाहिए, इसके लिए 1.5 दिन चाहिए, इसके लिए 1 दिन, इसके लिए 7 दिन और इसके लिए 1 दिन, ये यानी 6 दिन चाहिए इस पॉइंटों को पढ़ने के लिए। फर्म का परिवेश आपको 6 दिन पढ़ाया जाएगा और 6 दिन के बाद इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे हम नया लाभ हानि अनुपात है, क्या का अनुपात। पहला पॉइंट है नया लाभ हानि अनुपात। इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलते हैं, NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया लाभ विभाजन अनुपात। शेयरिंग का मतलब विभाजन कि नया। तो इसमें जब कोई साझेदार प्रवेश लेता है तो नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना पहला कार्य होता है। तो इसको बोलते हैं हम फर्म के भावी लाभों को विभाजन करने के लिए जो अनुपात ज्ञात किया जाता है उसे नया लाभ हानि अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं यानी फर्म के भविष्य में जो लाभ होंगे उनको, पिछले नहीं, जो भविष्य में लाभ होंगे उनको किस अनुपात में बांटा जाए, वही अनुपात नया अनुपात होता है। इसमें कुछ परिस्थितियां होती हैं अलग अलग। तो तुम्हारे 5 या 6 परिस्थितियां हैं। तो पहली परिस्थिति है परिस्थिति नंबर 1, पहली परिस्थिति कि आपके क्वेश्चन में कौन सी परिस्थिति होगी उसके आधार पर हम नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करेंगे। तो पहली परिस्थिति है जब प्रसंग में केवल नए साझेदार का लाभ विभाजन अनुपात दे रखा हो। केवल नए साझेदार का अनुपात दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, इसकी विधि क्या है। सर्वप्रथम फर्म के कुल लाभ को 1 रुपया माना जाएगा। ये समझ लो। देखो अपन कई बार प्रतिशत निकालते हैं, 100%, 50%, 80%।
यानी ये परसेंटेज जो होती है इसका मतलब 100 में से कितना है। लेकिन जो एक इसलिए माना जाता है जब ये दरों में आता है बटे, जिसमें अंश और हर होता है 1/3, 2/5, 3/6, 1/3, 1/5, 1/4, 1/5 जो भी होगा, ये सब क्या है, ये दर में होता है। दर का मतलब जैसे मान लो आपका 1/3 है किसी का साथ, इसका मतलब 1 में से 30 हिस्सा। 2/3 है, इसका मतलब एक चीज का 3 हिस्सा कर दो, 3 में से उसको 2 हिस्सा दे दो। 1/4 का मतलब है इसमें आपने 4 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4, और उसको एक हिस्सा दे दो, 3 शेष बच जाएंगे। तो एक माना जाएगा सबसे पहले। उसके बाद कुल लाभ 1 रुपये में से नए साझेदार का हिस्सा घटा दिया जाएगा। यानी उस 1 रुपये में से सबसे पहले नए साझेदार का हिस्सा घटा दिया जाएगा। जैसे मान लो उसका 1 रुपया है, वो सॉरी 1/4 है, तो 1 रुपये में से 1/4 घटा लिया जाएगा। शेष बचा हुआ हिस्सा, यानी उसको नए साझेदार को देने के बाद जो बचेगा, शेष बचा हुआ हिस्सा पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। तीन स्टेप हो गए। पहले 1 रुपया माना जाएगा, फिर उसे 1 रुपये में से नए साझेदार का हिस्सा घटा लिया जाएगा, और फिर जो बचेगा उसको पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा। कैसे? जैसे एक फर्म में ए बी 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। लाभ विभाजन करते हैं। सी को 1/5 हिस्से के लिए फर्म में निवेश दिया जाता है। यानी सी का हिस्सा कितना है? 1/5। नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था इसका आंसर, माना फर्म का कुल लाभ बराबर 1 रुपया, यानी फर्म का कुल लाभ कितना है? 1 रुपया। दूसरा स्टेप है, सी को देने के बाद शेष बचा हुआ हिस्सा, सी को देने के बाद कितना बचेगा? यानी 1 रुपये में से 1 रुपये में से सी को 1/5 देंगे तो कितना बचेगा? 4/5 हिस्सा बचेगा। ये शेष हिस्सा। तीसरा स्टेप है, शेष बचे हुए 4/5 हिस्से को ए व बी में पुराना अनुपात
काटेगा, ए का हिस्सा। देखो कुल कितना बचा है, 4/5। इसको कितना देना है, 3:2, यानी 3/5, 12/25। ये ए का हिस्सा हो गया। बी का हिस्सा 4/5 इंटू 2/5 बराबर 8/25। ये इनका हिस्सा है। अब है नया अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का कितना है, 12/25। बी का कितना है, 8/25। सी का कितना है, 1/5। 12:8:5। तो नया अनुपात आ गया 12, 8 और ये नया। तो इस तरह ये पहली स्थिति हो जाएगी। अब दूसरी स्थिति